तो दोस्तों आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान जिनका नाम है वैभव त्रिवेदी जी, जो रसायनम के डायरेक्टर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मस्ती पर। नमस्कार। सर आज हम जिस विषय पर बात करने के लिए जुड़े हैं वो एक बहुत ही अहम विषय है किसी भी विद्यार्थी के लिए। तो उसमें जो मेरा पहला सवाल आपसे है वो है कि जो लाइफ मिशन है वो क्या है? देखिए, बात स्टूडेंट की नहीं है। पूरी ही ज़िंदगी में ना मेरे को जी। लगता है कि हर एक व्यक्ति का एक ही मिशन होना चाहिए। वो है अच्छा व्यक्ति बनना। एक ऐसा व्यक्ति बनना जो अपना कल्याण तो कर ही ले, जी। अपने साथ-साथ अपने परिवार का और समाज का कल्याण कर सके। हर एक व्यक्ति का एक ही उद्देश्य होना चाहिए और हर एक अभिभावक का भी अपने बच्चों के प्रति एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे को समाज कल्याण के उपयोगी बना करके ही इस धरती से रुखसत हो। उसके लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? इस बात से मुझे ये सवाल आया है। पेरेंट्स को सबसे पहले तो बच्चे की हैबिट्स पर ध्यान देना चाहिए कि जितना हो सके उसकी हैबिट्स को अच्छी हैबिट्स उसके अंदर डेवलप हों, अच्छे संस्कार उसके अंदर डेवलप हों जी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चे के जीवन में अनुशासन हो। जी। अमूमन होता ये है कि जिस दिन संडे का दिन होता है तो हम बच्चे को थोड़ी फ्रीडम देते हैं, थोड़ी फ्रीडम तो चलती है। जी। लेकिन जब आप ज़रूरत से ज़्यादा फ्रीडम देते हैं कि हुँ। बच्चा उठ ही सुबह 12 बजे रहा है, तो जब दिन और रात का ही फ़र्क समाप्त हो जाए, जी। तो एक अच्छी हैबिट्स उसके अंदर डेवलप हो और बच्चे को अनुशासन में रखें और उसकी एक अच्छी दिनचर्या बनाएँ। जी। तो मेरे हिसाब से 3 चीज़ें पर्याप्त हैं किसी भी बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए। सर बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। मैं आपसे एक इस सब से हटकर एक बात पूछना चाहूँगी। जैसे कि मैंने आपके इंस्टीट्यूट का नाम सुना रसायनम। ये बहुत ही यूनिक और एंटिक नाम है। मतलब मैंने नहीं सुना अभी तक। ये इसका विचार आपके दिमाग में कैसे आया? एक्चुअली में पहले तो अपने ही नाम से पढ़ाते थे, वैभव त्रिवेदी नाम से। जी। लेकिन जब कोविड का पीरियड आया, सभी लोग के अंदर डेवलपमेंट उसके बाद ही हुआ। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कोविड पीरियड में अगर किसी के अंदर हुआ है, तो वो शिक्षकों के अंदर हुआ है। जी। मतलब वो गैजेट्स का उपयोग करना, हुँ। वीडियोज़ बनाना, यूट्यूब पे अपलोड करना, ये कुछ भी नहीं जानते थे। जी। उस वक़्त स्टूडेंट्स के बीच में पहुँचना था, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के बीच में पहुँचना था, जी। तो कुछ नाम सोचते रहे, क्या नाम रखा जाए कोचिंग का। अच्छा, मैं रहा हूँ केमिस्ट्री का टीचर, ओके। तो उससे रिलेटेड नाम सोचा तो फिर नाम एक ही समझ में आया कि क्यों ना इसका नाम रसायन या रसायन से रिलेटेड तो रसायनम इसका नाम रख देना चाहिए। जी। तो पूरा है रसायनम विश्वस्य मूलम, ये उसका नाम है पूरा। संस्कृत से भी जोड़ दिया आपने हमें जी। इसमें। उसके बाद ख़ैर अब तो कोचिंग में सभी विषय पढ़ाए जाते हैं और तीनों विषय की हमारे यहाँ पे कोचिंग दी जाती है। जी। आईआईटी जेईई और नीट के लिए हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है आपसे, उसमें ये है कि जो बच्चे हैं आजकल के वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं। उन्हें एग्ज़ाम में डर लगता है। उस डर पे कैसे काबू पाया जाए? देखिए, एग्ज़ाम के टाइम पर ना बच्चे का प्रॉपर रिवीज़न करके जाना बहुत ज़रूरी है, वो चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो। जी। आप जब कभी किसी बड़े गायक को या किसी परफ़ॉर्म करने वाले आर्टिस्ट को देखते होंगे स्टेज पे परफ़ॉर्म करते हुए, तो वो ऐसा नहीं होता कि रैंडमली स्टेज पे चढ़ जाते जी। हैं। आप बहुत सारे रील्स के माध्यम से भी देख सकते हैं लोगों को जी। कि वो उससे पहले स्टेज पे जाने से पहले भी उनका रियाज़ चल रहा होता है। बिल्कुल। आप एक संगीत की दुनिया में एक बात बोली जाती है कि आप जब स्टेज पर 10 मिनट परफ़ॉर्म करने वाले होते हैं ना, जी। तो उससे पहले आपको कम से कम घर पर 10 घंटे रियाज़ करना होता है। जी। ये तो भी गीत-संगीत की बात। हुँ। लेकिन अगर आप परीक्षा की बात करें, तो परीक्षा के अंदर आपका प्रॉपर रिवीज़न करके जाना चाहिए। जी। जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, तो वो एटलीस्ट एक बार तो लिख कर के ज़रूर पढ़ें। जी। बिना लिखे कोई भी चीज़ याद नहीं हो पाएगी या स्टेबल नहीं हो पाएगी। जी। अगर किसी टॉपिक पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो 2 से 3 बार उसकी कम से कम लिख कर के प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना चाहिए। इससे आपको एग्ज़ाम में अपने फ़ियर के ऊपर काबू करने में तो बहुत हेल्प मिलेगी। मतलब मुझे लगता है कि जब मैं अपने स्टूडेंट टाइम में वो लिखा करती थी, तो वो बेकार नहीं था। मेरे घर वाले कहते थे कि तुम हुँ, हुँ। पर्चियाँ बना रही हो क्या वर्षा? तो मैं कहती थी नहीं, मुझे लिख कर ज़्यादा अच्छे से याद होता है। पर्ची बनाने के लिए थोड़ा आकार छोटा करना पड़ता है। पर मुझे लगता है कि लिखकर हाँ, बात जो है वो आराम से आपके माइंड में चली जाती है, मेरा ऐसा ये मानना उन है। स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको एग्ज़ाम टाइम पे डर लगता है, जी। तो ये डर आप लिख कर के ही दूर कर सकते हैं। अभी आपने एक बहुत ही प्यारी बात कही कि संगीत की। हुँ,
अभी हमारे पहले एपिसोड में मैम आई थी, मीनाक्षी मैम, तो उन्होंने भी बच्चों को एक एडवाइस दिया था कि आप जितना हो सके म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो कहीं न कहीं बहुत मदद करता है। तो क्या ये ठीक है? म्यूज़िक के मामले में मेरा एक हो सकता है लोगों का मतभेद भी हो। जी, स्टूडेंट्स की लाइफ में म्यूज़िक उसको कैसे हम चर्चा करें, उसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स को, चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मैं खुद भी अपने स्टूडेंट लाइफ में ऐसा था, जी, जब मुझे मैथमेटिक्स करनी होती थी या कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता तो मैं संगीत का सहारा लेता था। जी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हम देखते हैं जो पढ़ते समय संगीत का उपयोग करते हैं। जी, उसका उपयोग करने का तरीका है, सबसे पहली बात तो आप एक कोई पसंद का गीत, जो आपके पसंद का गीत है, उस गीत को चुन लें जी। और उस गीत का इंस्ट्रूमेंटल लगाएँ। हुँ, वर्ड्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं आदमी वर्ड्स में खो जाता है हो जाता है। और फिर इस आयु का बच्चा तो फिर कहीं से कहीं रिलेट करने लगता है, रिलेट करना होता है जी, कहीं और रिलेट करने लगता है। जी, तो उसको चाहिए कि वो अ, उसका इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक लगाए, रिपीट मोड में लगा दे और जिस आर्टिकल पे वो गीत चला रखा है, थोड़ा जी, दूर रख दे अपने से। ओके, तो एक रिदम बन जाती है, आदमी उस संगीत में खो जाता है और बाहर की चीज़ों से कट हो जाता है। अब जी, अपनी पढ़ाई करे तो उसको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो संगीत को तो मैं बहुत इम्पोर्टेंट मानता ही हूँ। एक चीज़ और भी मेरे को लगता है शुरुआत से ही जी। कि विद्यालयों के अंदर जो म्यूज़िक टीचर्स हैं, हुँ, हुँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जी, लेकिन उनका जिस प्रकार से प्रयोग होना चाहिए, हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से हम उन म्यूज़िक टीचर्स का उपयोग कर सकते हैं, जी, करते हैं। विद्यालय अपने यहाँ पर बच्चों को कुछ कार्यक्रम तैयार कराने के लिए हुँ, अध्यापकों का बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है जी, और उनसे बहुत अच्छी-अच्छी कल्चरल एक्टिविटीज़ उनसे करवाने के लिए, जी, बच्चों को सिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। जी, लेकिन एट लीस्ट अगर ऐसा हो सके कि बच्चों को साल भर में कोई एक हुँ, राग सिखाया जाए, भले ही उसको वो आए या ना आए, जी। और कुछ नहीं होगा तो कम से कम एक अच्छा संगीत सुनने की प्रवृत्ति तो डेवलप होगी बच्चे के अंदर। अब जो मेरा सवाल है आपसे, वो हमेशा आपने देखा होगा, अपने स्टूडेंट्स के बीच में भी देखा होगा, जब आप खुद विद्यार्थी जीवन में थे, आपने भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत महसूस किया होगा। जब बच्चे एग्ज़ाम के टाइम पर होते हैं, तो वो अपने तनाव और जो उनका अवसाद है, उसका प्रबंधन कैसे करें? इसके बारे में आप हमारे लोगों को बताइए। देखिए एग्ज़ाम टाइम पर ना, चूँकि बच्चों को बहुत सारा सिलेबस का रिवीज़न करना होता है, कई बार तो ऐसा होता है कि हालाँकि अब तो एग्ज़ाम के 2 एग्ज़ाम्स के बीच में जी, अ, गवर्नमेंट काफ़ी छुट्टियाँ दे के रखती है, जी, काफ़ी लीव्स होती हैं, लेकिन अगर कभी-कभी कुछ-कुछ एग्ज़ाम्स में 1 या 2 दिन की ही लीव्स रहती हैं, तो हुँ, थोड़ी बच्चे को फिर बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में बच्चे को चाहिए कि वो ब्रेक ले लेकर के पढ़े। स्टडीज़ भी यही कहती हैं कि अगर आप जी, लगातार पढ़ते हैं, तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से एक्स्पोनेंशियली गिरता हुआ आता है। ओके, तो आप क्या काम करें, अपने पूरे के पूरे स्लॉट को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट लें। हुँ, माना अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, जी, आप 3 या 4 घंटे लगातार बैठ सकते हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हुँ, आपको तो फिर ये आपके लिए क्वेश्चन ही नहीं बना। हाँ, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बैठ सकते हैं, तो आपको क्या काम करना चाहिए, 3 आवर्स की अगर आप अपना स्टडी आवर्स आपने बना रखे हैं, जी, तो आप 1.5 घंटे पढ़िए, फिर बीच में 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 1.5 घंटे पढ़िए। 5 से 7 मिनट का, 10 मिनट का भी ब्रेक ले सकते हैं, हुँ, वो आपके ऊपर है जितने में आप रिलैक्स महसूस कर रहे हो। जी, अब बात ये आती है कि आप इस ब्रेक में करेंगे क्या? हुँ, तो अमूमन होता ये है कि आदमी ब्रेक में फ़ोन देखने बैठ जाता है। जी, स्क्रीन पे मत जाएँ। अगर आपके घर में छोटा भाई-बहन हो तो उसके साथ खेलें, उसके साथ बातें करें, जी, नहीं हो तो मम्मी के साथ बातें करें। और अगर थोड़े और अच्छे हैं आप, तो हो सके मम्मी अगर लेटी हुई हैं, बैठी हुई हैं तो उनके चरण दबाएँ। अच्छा। बहुत रिलैक्स मिलेगा आपको उससे। तो आप चरण दबाने से मेरा एक सवाल आया है कि क्या आजकल के बच्चे ऐसा करते होंगे? देखिए बच्चे कुछ तो करते ही होंगे, हुँ, लेकिन जो नहीं करते हैं, अगर उनको इस प्रकार का हम अ, उन्हें अगर शिक्षित करेंगे करने के लिए, जी, तो वो ज़रूर करेंगे। अब अगर कोई उनको शिक्षित ही नहीं करेगा इस चीज़ के लिए, कोई बताएगा ही नहीं कि ये भी एक तरीका हो सकता है अपने आप को एंटरटेन करने का, करने का। ये भी एक तरीका हो सकता है अपने आप को रिलैक्स करने का। ज़रा जी, कल्पना करके देखिए, माताजी बैठी हों काम करके, आप पढ़ाई करने बैठे, 9 बजे बैठे, मम्मी ने आपको नाश्ता कराया, खड़े उठे आप, जी, 12 बजे उठे, मम्मी ने खाना ख बनाया, फिर जी, आपने 10 मिनट के बाद देखा तो मम्मी अब आराम करने चली गई हैं। जी, उस टाइम पे अगर आप 10 मिनट उनके चरण दबा लेंगे, तो जी। वो भी कुछ मीठी-मीठी बातें करेंगे और हो सकता है बहुत पॉज़िटिव बातें करें वो। हाँ, तो उससे जो पॉज़िटिव वाइब्स आएँगी वो और किसी चीज़ से नहीं आ पाने वाली। वो कोई मोटिवेशनल रील देख कर के वो नहीं मोटिवेशन नहीं होगा। मिलेगा जो वहाँ से मिलेगा आपको। हाँ, मेरा भी कई बार ऐसा रहता है, मैं अपने शो में बोलती भी हूँ कि जब हम मोटिवेशन की तलाश में निकलते हैं, तो हम गूगल छान मारते हैं, अच्छी रील्स देखने लगते हैं, पर कभी भी
अपने बड़े बुजुर्गों के पास नहीं बैठते, कभी भी अपने मन की कोई बात तो उनसे नहीं करते कि उनसे हमें कुछ अच्छा मिले। क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मैंने हमेशा से देखा है बचपन से लेकर अभी तक, मेरे जो दादू हैं उनके पास बहुत सारी बातें हैं, हुँ, बहुत सारी, मतलब आपको बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता जिस तरह आप उनकी बात को सुनते हैं आप। हुँ। उनके पास बहुत सारी चीजें होती है, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है अपने माता पिता इसीलिए के साथ समय जब बिताना। अगर आप रिलैक्स होना चाहते हैं, तो रिलैक्स होने के लिए कोई स्क्रीन या टेलीविज़न से रिलैक्स नहीं होंगे, जितना ज़्यादा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रिलैक्स होंगे। तो अभी तो स्टूडेंट्स जो 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं, ऑफ जी। कोर्स वो भी इतने बड़े तो नहीं हुए। एक बार तो ये होती है कि बच्चे ग्रेजुएशन के हैं, बाहर हम्म। रहें, हम्म। तो वहाँ पर हॉस्टल्स में नहीं मिल रहा है कोई पेरेंट्स। लेकिन अभी तो बच्चे घर से ही एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे, तो इन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा कि अपने पेरेंट्स के साथ ही थोड़ा-सा समय बिताएँ। समय बिता, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी हम लोगों के बीच में एक ये सी डिस्टेंस सा बन गया है पेरेंट्स और बच्चों में, कि वो साथ में बैठकर कोई बात करना बताना नहीं चाहते हैं। सबको अपना प्राइवेट स्पेस ज्यादा पसंद आने लगा है। ये मैं आपको ऐसे बता सकती हूँ क्योंकि मैंने अपने आसपास अपने से छोटों को देखा है, उन्हें अब अपना प्राइवेट स्पेस बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो मम्मी पापा के साथ बैठना थोड़ा कम पसंद करते हैं। जी। इसके बारे में क्या कहेंगे? प्राइवेट स्पेस की बात जब शुरू होती है ना, जी। हमारे यहाँ पर केमिस्ट्री में एक रिएक्शन पढ़ाई जाती है, उसको बोलते हैं पैरेलल रिएक्शंस। ओके। वो जो मेन रिएक्शंस है उसके साथ एक पैरेलल रिएक्शन शुरू हो जाती है। जी। एक वो एक ऐसा ट्रैक, आप देखो छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स को सारी चीज़ें बताता है। सब। वो अगर सड़क पे उसको किसी ने कुछ कह दिया, मम्मी को आके बताएगा। कोई किसी ने कुछ उसे डाँट दिया, तो मम्मी को आके बताएगा। जी। गिर गया, चोट लग गई तो मम्मी को आके छोटी से छोटी बात। हम्म। लेकिन जब वो धीरे-धीरे बड़ा होने लगता है तो कुछ चीज़ें छुपाने लगता है। उसे लगता है कि पेरेंट्स शायद इस बात को पसंद नहीं करेंगे। ओके। तो ये तो सब समय का फेर है, और ये सब सोशल मीडिया की वजह से बच्चे थोड़े से जल्दी ही बड़े होने लगे हैं। जी। और जब वो अपनी उम्र से, मतलब जिस उम्र में नहीं पहुँचे, हम्म। उससे आगे की उम्र का कोई काम करने लगते हैं, तो उसी को फिर वो छुपाने लगते हैं। उसी के लिए उनको प्राइवेट स्पेस चाहिए होता है। तो इससे तो बचाने की ज़िम्मेदारी हम अभिभावकों की है, चूँकि बच्चे आजकल ऐसे हैं कि थोड़ी-सी देर में ही, हम्म। मतलब एक रील देखते ही उनका मूड बदल जाता है। जी। मतलब अभी वो एक रील देखेंगे तो उनको आईएएस ऑफिसर बनना होगा, दूसरी रील देखेंगे तो आईआईटीएन बनना होगा, तीसरी रील देख रहे होंगे तो मुझको तो कुछ नहीं करना, मैं तो जी। भाई तो अपना बिज़नेस करेगा। इस प्रकार की बातें करनी वो शुरू कर देते हैं। जी। तो ये पेरेंट्स के साथ बैठना और पेरेंट्स के से बचना, पेरेंट्स के साथ बचना और अपना प्राइवेट स्पेस बनाने की जो कार्यक्रम है, ये तभी होने लगता है जब जी। बच्चे के जीवन में कुछ और पैरेलल रिएक्शंस चल रही हों। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे की इन पैरेलल रिएक्शंस पे थोड़ा ध्यान रखें, जी। और अगर लगता है कि बच्चा थोड़ा पहले ही एडल्ट हो गया है, तो थोड़ा-सा उसके साथ फ्रेंडली होकर के उसकी वो वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें और सही मार्गदर्शन उसका करें। तो लिसनर्स, सर ने जो ये बात बताई है, स्ट्रेस और ये जितना भी आपके पास प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन है वो आपके घर में ही है। पेरेंट्स के पास बैठकर आप बहुत सारी चीज़ों का समाधान पा सकते हैं। अब जो मेरा क्वेश्चन आपसे है वो ये है कि स्वयं को कैसे प्रेरित करें? देखो, ये बात स्टूडेंट्स की नहीं है, किसी के लिए भी है, किसी भी एज का हो। आप अगर स्वयं को प्रेरित रखना चाहते हैं, तो आपके पास एक लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए, जी। चाहे आप जीवन के किसी भी अवस्था में हों। आप हुँ। 55 साल के हैं, तो भी आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। आप 45 इयर्स के हैं, तब भी आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। आप 18 इयर्स के हैं, तब भी। बिना टारगेट के जब भी आप अपना जीवन बिताएँगे ना, आप कभी अपने आप को मोटिवेटेड रख ही नहीं सकते। मोटिवेशन फॉर व्हाट? हुँ। किस चीज़ का मोटिवेशन? उद्देश्य पहले ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, आपके पास एक टारगेट होना चाहिए, भले ही आप उसमें सेलेक्ट हो ना हो, वो जी। सेकेंडरी चीज़ है। जी। लेकिन पहले आपके पास एक उद्देश्य तो हो कि मुझे पहले इसे हासिल करना है। एक अच्छा लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए, वो बात अलग है कि बाद में आप उसमें सफल ना हों, 1 या 2 बार ट्राई कर लें, नहीं हो रहा है तो फिर दूसरा लक्ष्य दूसरा गोल बना लें आप। जी। लेकिन जिसे सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं, वो बिना अच्छे टारगेट के आ नहीं पाता। और जो शायद कहीं न कहीं लोग बना नहीं पाते, उन्हें हुँ, समझ नहीं आता कि उन्हें किस रास्ते पर जाना है। जी, ये कहीं न कहीं दुविधा का विषय बिल्कुल है। सही बात। सर, मेरा जो आपसे सेकंड क्वेश्चन है, वो ये है कि जो आजकल के बच्चे हैं, जब वो एग्ज़ाम में बैठते हैं, उस समय उनका जो माइंड है वो बिल्कुल ही एम्प्टी हो जाता है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उन्हें जो पीछे तैयारी की थी, हुँ, वो कहाँ चली गई, उन्हें नहीं समझ आता। इसका क्या कारण है? मैं एक काम करता हूँ, उसपे 2 चीज़ें जोड़ देता हूँ। एक तो भूलने का डर, हुँ। दूसरा टाइम मैनेजमेंट। हुँ। पढ़ते समय ना, एक तो आपका, जैसे माना आप सुबह आप 6 बजे पढ़ने बैठ रहे हैं, तो 6 से 8 के बीच में माना आपने सोचा कि हम पढ़ने वाले हैं।
जी। तो आप नेक्स्ट डे क्या पढ़ने वाले हैं उसके लिए आप रात को सोने से पहले ही शेड्यूल बना लें। ऐसा ना हो कि आप सवेरे उठ करके फिर शेड्यूल बनाएं। जी। शेड्यूल बनाने में आधा घंटा चला गया। जी। रात को सोने से पहले 5 से 7 मिनट लगते हैं, नेक्स्ट डे का पूरा शेड्यूल बना लें कि हम क्या क्या करने वाले हैं। जी। एक बात हमेशा ध्यान रखें, व्यक्ति वही बन पाया है जिसके जीवन में अच्छा शेड्यूल रहा है। पहले हम अच्छा शेड्यूल बनाते हैं, जी। फिर वो अच्छा शेड्यूल हमें कुछ बनाता है। बहुत तो प्यारी बात है सर ये। तो पहले शेड्यूल आप कभी देखिए, आप अभी जरा रिलायंस अंबानी साहब से समय मांगिए, जी। आपको 4 साल बाद के बाद का समय शायद मिले, वो भी 10 मिनट के लिए। जी। उन्होंने अपने टाइम को इम्पोर्टेंट बनाया है। जी। तो आप अगर अपने समय की कदर नहीं करेंगे तो समय भी आपकी कदर नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले, जैसे एक उदाहरण के तौर पर, बच्चों के इस वक्त एग्जाम्स चल रहे हैं, जी। तो जैसे बच्चे ने 6 o'clock सोचा कि मैं पढ़ने बैठूंगा और 8 o'clock तक पढ़ूंगा। जी। तो 6 से 8 के बीच का उसने टाइम रखा, माना उसको इलेक्ट्रोस्टैट पढ़नी है। हुँ। अब घड़ी रखे सामने, जी। पढ़ता रहे, घड़ी पर दृष्टि जरूर जाती रहे ताकि पता रहे कि मेरा एक एक मिनट बीतता चला जा रहा है। तो जैसे पढ़ा, देखा 15 मिनट हो गए, भी इतना ही हो पाया, थोड़ा और फास्ट करना पड़ेगा। जी। फिर पढ़ा, देखा अब आधा घंटा बीत गया, थोड़ा सा और फास्ट करना पड़ेगा। इससे एक चीज सबसे पहली ये होगी कि डिस्ट्रक्शन जो होता है अन्य चीजों का, उसका तो समय नहीं दिया आपने। बिल्कुल। क्योंकि आपने खुद ही देखा कि तो आधा घंटा हो गया, काम मेरा भी इतना ही हुआ है। हाँ जी। तो आपको अपने विषय की चिंता होने लगेगी। डिस्ट्रक्शन, किसी दूसरी तरह पे दिमाग चले जाना, और अगर चला भी जाएगा तो आप तुरंत करोगे नहीं, भैया वापस आओ, पढ़ना वापस है। जी। दूसरा, भूलने का जो डर है, हुँ। क्योंकि आपके दोनों क्वेश्चन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। बिल्कुल। भूलने का डर रहता है बच्चों को। जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा भूलने की समस्या है, जी। वैसे तो उसके उत्तर जो हैं वो आध्यात्मिक आएँगे, लेकिन इस वक़्त का छात्र आध्यात्मिक चीज़ों को थोड़ा कम पसंद करता है। जी। तो उसको एग्ज़ाम टाइम पे चाहिए ये कि वो अपना शेड्यूल कुछ इस तरह से बनाए कि वो मॉर्निंग टाइम पर जो चीज़ पढ़े, हाँ जी। रात को सोने से पहले उसका एक बार रिवीजन और कर ले। यानी कि जी। रिवीजन के अंदर रिवीजन। इस जी। वक्त तो बच्चा रिवीजन ही कर रहा होगा, हाँ जी। पहले रिवीजन करे, बीच का जो सेक्शन है उसमें कुछ दिन भर जो काम करे, और रात को सोने से पूर्व जो सुबह पढ़ा था, जी। अगर उसको एक बार दोबारा पढ़ लेगा तो उसका जो भूलने का फियर है काफी हद तक कम हो जाएगा। ये आपने बहुत ही प्यारी बात बताई क्योंकि बच्चों में ये डर जो है भूलने वाला, इसको शायद मुझे लगता है जैसे आपने बोला कि टाइम मैनेजमेंट उन्हें वो नहीं पता होता, इसीलिए कहीं न कहीं वो डर भी उनके ऊपर हैवी बिल्कुल हावी हो जाता है और वो नहीं समझ पाते कि उन्हें क्या करना है। सर एक जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बच्चों में बहुत सारी तैयारी के बाद भी कहीं न कहीं असफलता का बहुत डर रहता है। लोग देखिए बहुत फेलियर से बहुत डरते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, असफलता को तो मैं आभूषण मानूंगा। जी। अगर आप एकदम से आपने काम किया और तुरंत आप सेलेक्ट हो गए, जी। ठीक है, आप सेलेक्ट हो गए, बात आपको एप्रिसिएशन लोगों से मिल जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशंस लोग कहेंगे, आनंद की प्राप्ति आपको होगी, लेकिन एक चीज़ की प्राप्ति आपको नहीं होगी, वो होगा अनुभव। ओके। असफलता तो जीवन में बहुत ज़रूरी है। जी। अगर आप असफल नहीं हुए, बहुत ज़्यादा असफलता के बाद निकला हुआ प्राणी आपको अलग ही दिखाई देगा, हुँ। बिल्कुल ही अलग। किसी को भी देख लीजिए आप, जिसने जीवन में बहुत ज़्यादा असफलता है। मैं जब अभी आपके साथ बैठा हुआ था पीछे जी। ग्रीन रूम में, तो आपने मुझसे क्या बात करी? आपने मुझसे बात करी कि सर मैं इंद्रेश जी को सुनती हूँ। जी। तो आप अगर कभी इंद्रेश जी के बारे में अगर आपने सुना हो और इंद्रेश जी को भी देखा हो, तो इंद्रेश जी ने जब पहली कथा जब कर ली, वो तो उनको अपने पिताजी के माध्यम से मिल मिल गई। गई थी। उसके बाद उनको बहुत लंबे समय तक कथाएँ नहीं मिली। जी। तो बहुत उनको भी उनके उनके जीवन में भी वो डिमोटिवेशन वाला पल आया। जी। लेकिन उन्होंने उस वक़्त क्या काम किया, वो जाते थे और एक गौशाला में जाके बैठ जाते थे जी। और गौवों को कथा सुनाते थे। जी। अब उन्होंने इतनी सुनाई कि अब आप देखते होंगे तो एक नेचुरल निकलता है उनके अंदर से, इंद्रिय जी पॉलिश के। हो चुके हैं वो हाँ, पूरी तरह से। तो आप जब भी किसी बहुत ज़्यादा सफल व्यक्ति को देखते होंगे तो उसके पीछे ढेर सारी असफलताओं का कलेक्शन है, जो उसे बिल्कुल। अनुभवी बनाता है। जगजीत सिंह इसके बहुत बड़े एग्ज़ाम्पल हैं। कभी आप जगजीत सिंह की बायोग्राफ़ी देखिएगा, हाँ जी। यूट्यूब पे सुनिएगा। इतने अच्छे सिंगर होने के बावजूद भी, इतने बड़े गायक होने के बावजूद भी बहुत लंबे समय तक असफलता, 10 वर्ष तक जी। उन्होंने असफलता को सहा है। जी। और उसके पश्चात जो उनकी मखमली आवाज़ निकल कर के आई है, वो तो पूरी दुनिया उसकी कायल है। और बहुत सारे आने लोग आने वाले कितने समय तक वो कायम बहुत रहेगी। सारे लोग ऐसे हैं जो बिना उन्हें सुने सोते नहीं हैं, उनकी बिल्कुल, आवाज़ सुन के ही सोते हैं। सही बात तो है, बिल्कुल सही कहा असफलताओं आपने। को आप कभी भी बुरा ना मानें, परंतु आपका प्रयास पूरा रखा हो। अब आप प्रयास नहीं करेंगे और असफल होंगे, तो ये बात गलत है। आप पहले प्रयास पूरा कीजिए, जी। असफल हो जाएँ कोई बात नहीं। असफलता आपके अंदर 4 चाँद लगा रही है, आपको एक अनुभव दे रही है, जिस अनुभव को जब भी कभी आप जब राइट टाइम आएगा ना और जब आप उसे यूज़ करेंगे, तो फिर आप सामान्य नहीं होंगे, आप एक असामान्य व्यक्ति बन के निकले हुए होंगे।
क्योंकि आपको ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। बिना ट्राई किए अगर कुछ भी होता है तो फिर वो कहीं भी मुझे लगता है काम नहीं आता। देखिए सर से आज हमने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपकी लाइफ़ को ना बहुत निखार देंगी। क्योंकि मैं जब सुन सर से बात कर रही हूँ, तब मैं जान रही हूँ कि ये इतनी जो बातें हैं, जो ये ज्ञान है, ये ऐसे नहीं आया है। ये उनके लाइफ़ एक्सपीरियंसेस हैं, जो उन्होंने सच में देखे हैं, महसूस किए हैं और अपनी लाइफ़ में भी बहुत कुछ चीज़ें देखी हैं। और इतनी प्यारी बातों के बाद एक जो मेरा सर से सवाल है वो ये है कि सर आप हमारे स्टूडेंट्स को, मैं तो कहती हूँ परीक्षा जो ये शब्द है, इसके बारे में बताइए कि कैसे हल्के हो सकते हैं इससे, कोई ऐसा मैसेज कि जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो 10th हो, चाहे वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी, परीक्षा से उनमें उनमें जो बदलाव आते हैं परीक्षा के नाम से वो ना आए, और बहुत ही हल्की हल्की कुछ ऐसी टिप्स दे दीजिए कि वो माइंड फ्रेश रखें। बहुत सुंदर बात आपने कही। परीक्षा के समय पर व्यक्ति जैसा घर पर होता है, अगर एग्ज़ैक्टली वैसे ही वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी बैठा हो ना, जी। तो वो परफ़ॉर्म कुछ और करे। बहुत कम हो पाता है ऐसा कि व्यक्ति जैसा घर पे है और वैसा ही वो परीक्षा के समय भी रहे। जी। तो उसका तो एकमात्र तरीका है मेहनत, कड़ी मेहनत। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। नहीं। तो पहले तो अपनी मतलब अगर स्टूडेंट्स को मैसेज की बात करें तो स्टूडेंट्स को लास्ट मैसेज तो यही है कि एक आप सबसे पहले तो मेहनत से पीछे ना हटें, जी। मेहनत पूरा करें। मेहनत कड़ी मेहनत करनी है, हम्म, करेक्ट डायरेक्शन में करनी है, करेक्ट टाइम पीरियड तक करनी है। इसके बाद इन एग्ज़ाम्स के बाद एक अच्छा लाइफ टाइम एक अच्छा गोल रखना है जी। और जब अपने गोल को अचीव कर लें, तो धीरे-धीरे अपने आप को आध्यात्म की तरफ भी जुड़ के चलना है, क्योंकि अंततोगत्वा जो शांति है ना, जिस शांति की बात आप और हम करते हैं, जिस शांति की बात पूरा समाज करता है, वो अध्यात्म से ही मिलेगी और किसी चीज़ से नहीं। इसीलिए आजकल स्पिरिचुअल्स गुरु को लोग सुनना पसंद करते हैं, हुँ, क्योंकि मुझे भी लगता है जो शांति का मार्ग है वो वही है। क्योंकि मैं भी इस आयु में आकर ये समझ पाई हूँ कि जो मन की शांति है वो वहीं मिलती है और कहीं भी नहीं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, इतना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू। आज आपने जो भी नमस्कार। बातें कही वो हमारे स्टूडेंट्स के बहुत काम आई होंगी।